ओके, चलिए हम बिल्कुल लाइव हो चुके हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए बाल मनोविज्ञान यानी कि सीडीपी करवा रहा था, जिसमें मैंने आपको 15 लेक्चर 15 लेक्चर लेकर आपके 5 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर क्लास नंबर 16 के बारे में और चैप्टर नंबर 6 इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि के बारे में। ओके, तो अगर आपने इससे वाले चैप्टर नहीं देखे हैं पहले वाले, तो रिकमेंड करूंगा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके ये वाले जो पॉइंट्स है, ये जो चैप्टर वाइज है, वो आपके सारे एग्जाम्स के लिए, किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो तो हर एग्जाम्स की आपको मदद करेगा उसको क्लियर करने के लिए। ओके, बिल्कुल टू द पॉइंट सारी की सारी चीजें लिखवाई जाती हैं, बताई जाती है, समझाई जाती हैं और फिर प्रैक्टिस भी करवाई जाती हैं। तो एक बार जल्दी से जल्दी सभी के सभी बच्चे जुड़ जाइए। बिल्कुल डियर, सभी को हाय, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून, जो गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं और जो गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, बिल्कुल जो जैसे कनेक्ट करना चाहता है वैसे कनेक्ट कर लीजिएगा। चलिए चलिए, तो सभी बच्चे अपने आप ऑनलाइन आ रहे हैं। चलिए, बाकी सभी बच्चों को मैंने टाइम बता ही रखा है, धीरे धीरे बच्चे अपने आप जुड़ते रहेंगे। आप अपना अपना जो आप हम जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इंटेलिजेंस। ओके, तो फिर देरी किस चीज की। चलिए, ये है आपका एजुकेशन साइकोलॉजी यानी कि साइकोलॉजी या फिर बाल मनोविज्ञान या फिर मनोविज्ञान, उसका सिलेबस जिसमें हम ये सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले थे। जिसमें मैंने आपको पहला टॉपिक मनोविज्ञान क्या है पढ़ा दिया था, दूसरा टॉपिक अध्याय 2 अभिप्रेरणा पढ़ा दिया था, अध्याय 3 वृद्धि और विकास, अध्याय 4 जिन प्याजे कोल्बर एंड वाइगोस्की का सिद्धांत, अध्याय 5 अधिगम जो कि कल ही हमारा खत्म हुआ है। आज हम बात करेंगे अध्याय 6 बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस के बारे में। ओके, चलिए, तो अब इंटेलिजेंस वाला जो चैप्टर है इसके अंतर्गत हम किन किन चीजों को पढ़ेंगे, यानी कि ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हमें किन किन चीजों की जानकारी हो जाएगी, तो इन सारी की सारी चीजों की जानकारी हो जाएगी। पहला कि बुद्धि क्या है, इस चीज के बारे में जानकारी हो जाएगी। बुद्धि के जो सिद्धांत दिए गए थे, द्विकारक सिद्धांत यानी कि 2 फैक्टर थ्योरी, या फिर बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, या फिर बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत, या फिर बहुबुद्धि का सिद्धांत, या फिर बहुकारक का सिद्धांत, या फिर बुद्धि का मापन जो शुरू करा गया था सबसे पहले बिनेट एंड साइमन के द्वारा, वहां से लेकर किस प्रकार की चीजें चलती हैं। सबसे बड़ा जो टॉपिक है इसमें वो यही टॉपिक है, टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के मापन। कैसे आपकी शुरुआत हुई थी बिनेट एंड साइमन से और कैसे हम आगे की तरफ चलेंगे। और ये जो है वो आपके स्पेशल जो एजुकेटर होते हैं उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके यहां से देखने को आपको मिलते हैं आपके एग्जाम्स में। ओके, चलिए, कोई लेट नहीं हुआ है, कुछ अभी शुरू नहीं हुआ, बस अभी मैं आपको यही बता रहा था कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समझा दिया, सारी चीजें समझ गई। ये सारे के सारे जो टॉपिक है वो धीरे धीरे हम कंप्लीट करेंगे, आधे से ज्यादा टॉपिक आज हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो फिर देरी किस बात की, सभी के सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और लिख लीजिए आज का टॉपिक जो कि क्या है, चैप्टर नंबर 6 बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। अब मैं ये आपको क्यों बोलता हूं अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, क्योंकि सबसे अच्छा बेस्ट जो होता है वो हैंडराइटिंग नोट्स होते हैं, अपने शब्दों में लिखा हुआ अच्छी तरीके से समझ में आता है। ठीक है, चलिए, अब ये इंटेलिजेंस जो है वो बुद्धि जो आपका ये चैप्टर है, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि बुद्धि आखिर होती क्या है। तो ध्यान रखिएगा, बुद्धि क्या है, एक अमूर्त वस्तु है। पहले यह बात आपको सबसे पहले ये समझना होगा, जो इंटेलिजेंस है ना, जो बुद्धि है ना हमारी, वो बुद्धि क्या है, कोई मूर्त चीज नहीं है, कोई एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ये क्या है, अमूर्त है। ओके, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। क्या होता है, बुद्धि जो है अमूर्त वस्तु है, जिसके विषय में लोग जो है वो अक्सर क्या बोल देते हैं, ये ज्ञान है या समझ है या फिर योग्यता है, यानी कि इंग्लिश में नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटी, इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज के लिए, आपके इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि के लिए। अगर आपसे पूछूंगा ना तो आप भी क्या बोलोगे, यही बोलोगे ना, जो हमारा ज्ञान होता है, जो हमारी समझ है, जो हमारी योग्यता है, वही आपका इंटेलिजेंस आप बताओगे, बुद्धि को बताओगे। लेकिन ये सारे के सारे शब्द जो है वो बुद्धि का अर्थ नहीं बताते, मीनिंग नहीं बताते, बल्कि ये सारे के सारे क्या है, सिनोनियम्स है, यानी कि पर्यायवाची शब्द हैं ये सारे के सारे। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो यहां से अब तक आपको क्या पता चला कि बुद्धि एक अमूर्त वस्तु है, जिसके विषय में लोग अक्सर ज्ञान, समझ, योग्यता और अर्थ मान लेते हैं। ये जो है सारे के सारे जो है वो शब्द बुद्धि के अर्थ है, मीनिंग नहीं है, अर्थ नहीं है, पर्यायवाची शब्द यानी कि सिनोनियम्स है। ओके, अब इसके बाद जो है बुद्धि के जो है वो अनेक परिभाषाएं दी गई थी। ध्यान रखिएगा, बुद्धि के बारे में जो परिभाषाएं होती हैं, जो डेफिनेशंस होती हैं, वो बहुत सारी दी गई हैं, लेकिन किंतु सबसे ज्यादा मान्य और व्यापक जो
परिभाषा है जिसको आप बोल सकते हो सबसे सही टू द पॉइंट बताता है परिभाषा, वो किसकी भाषा थी? तो वेस्लर ने प्रस्तुत करी थी 1939 में। ध्यान रखिएगा 1939 में वेस्लर ने एक परिभाषा प्रस्तुत की, और जितने भी साइकोलॉजिस्ट ने अब तक परिभाषाएं दी थी बुद्धि की, सबसे व्यापक परिभाषा मानी गई वेस्लर की परिभाषा। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले बुद्धि की परिभाषा कब दी गई थी, तो ध्यान रखिएगा इससे 15-16 साल पहले सबसे पहले बुद्धि की परिभाषा दी थी। कहां गया आपका बुद्धि का परिभाषा? ये रहा। बुद्धि का परिभाषा जो सबने पहले दी थी वो दी थी 1923 में। कब दी थी? 1923 में। ऐसी नॉलेज के लिए आपको बता देता हूं, ध्यान रखना हो तो रख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूछा नहीं जाएगा और ना ही पूछा गया है अब तक। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्धि की जो सबसे पहली परिभाषा दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी, तो वो 1923 में एक साइकोलॉजिस्ट थे। कौन थे वो? बोरिंग। कौन थे? बोरिंग। नाम भी इनका वही है और काम भी वही है इनका। क्या नाम था इनका? बोरिंग नाम था। ओके, तो ध्यान रखिएगा एक साइकोलॉजिस्ट हुआ करते थे 1923 में, सबसे पहले इन्होंने बुद्धि की परिभाषा दी थी बोरिंग, और परिभाषा भी थी बोरिंग ही, कि इन्होंने किसी ने भी इतना मत नहीं दिया इस परिभाषा को। ओके, ध्यान रखना चाहते हो रख सकते हो। फिर इसके बाद 15-16 साल के बाद आपकी एक सबसे व्यापक परिभाषा दी गई थी वेस्लर के द्वारा। फिर इसके बाद तो बहुत सारी परिभाषाएं आने लगी 1965 में, 1986 में बहुत सारी परिभाषाएं आई थी अलग अलग प्रकार की, लेकिन सबसे ज्यादा व्यापक परिभाषा वेस्लर की मानी गई थी। ओके, चलिए समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं जो वेस्लर ने परिभाषा दी थी 1939 में, 1939 में, वो क्या दी थी इन्होंने परिभाषा? तो इन्होंने कहा था कि उद्देश्यपूर्ण ढंग से, क्या कहा था इन्होंने? उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक ढंग से चिंतन करने और प्रभावशाली ढंग से क्रिया करने की क्षमता ही क्या होती है? बुद्धि होती है। देखो कितनी अच्छी चीजों से इन्होंने बोला कि विजडम यानी कि इंटेलिजेंस, बुद्धि इज द एबिलिटी टू वर्क पर्पसफुली, थिंक रैशनली एंड एक्ट इफेक्टिवली। यानी कि आप जो भी उद्देश्य, यानी कि जो भी आप कार्य कर रहे हो उसके पीछे कुछ उद्देश्य तो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के रूप में जो आप सीटेट दे रहे हो, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? आपको टीचर की जॉब चाहिए, एक आपको नौकरी चाहिए, सम्मानजनक आपको एक पद चाहिए। ओके, उद्देश्यपूर्ण ढंग से आप कार्य कर रहे हो उसके लिए कि मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ताकि मुझे सीटेट क्लियर हो सके। और उसमें जो भी आप पढ़ रहे हो, उसमें जो भी आप चिंतन कर रहे हो, तो वो तार्किक ढंग से कर रहे हो ना। ये थोड़ी है कि बेवकूफों की तरह, गधों की तरह उठ के कुछ भी पढ़ने लग गए। नहीं, जो चीजें जरूरी है उस पर सोचते हो, तर्क वितर्क करते हो। जैसे कि मैं आपको कुछ भी पढ़ाता हूं तो सिलेबस समझाता हूं, तो तार्किक ढंग से समझाया जाता है, और आखिरी में उस पर जो आप समझाते हो, उस पर जो आप क्रिया करते हो, मतलब जो काम करना शुरू करते हो, वो कैसे करते हो? प्रभावशाली तरीके से। ये थोड़ी है कि हम गधों की तरह कुछ भी पढ़ने लग जाएं, उल्लू की तरह कुछ भी काम करने लग जाएं। नहीं, हमें प्रभावशाली तरीके से करना होता है, इफेक्टिवली करना होता है कि जो हम कर रहे हैं वो आखिर काम का है भी कि नहीं है। ओके, तो ध्यान रखिएगा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक ढंग से चिंतन करने एवं प्रभावशाली ढंग से क्रिया करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किस साइकोलॉजिस्ट ने इस परिभाषा को प्रस्तुत किया था कि बुद्धि उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक ढंग से चिंतन करने और प्रभावशाली ढंग से क्रिया करने की क्षमता है? तो ये किसने कहा था? हमारे वेस्लर महाराज ने कहा था। कब कहा था? तो 1939 में। कब कहा था? 1939 में कहा था। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इस बात को पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1885 में गेल्टन ने सबसे पहली बार बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। डियर, मैंने आपको बोला कि बुद्धि की परिभाषा कब दी थी सबसे पहले। मैंने बुद्धि शब्द का इस्तेमाल करना नहीं बताया। यही वाली बात है कि मैं बताता कुछ हूं और बच्चे समझते कुछ और है। मैंने आपको बोला बुद्धि की जो डेफिनेशन दी गई थी, परिभाषा दी गई थी, वो सबसे पहले 1923 में दी गई थी। ओके चलिए ठीक है, समझ में आ गया होगा इतनी सी बात। आगे चलते हैं। अब ये जो परिभाषा प्रस्तुत की गई थी, इस परिभाषा के कुछ निचोड़ निकले थे, कुछ निष्कर्ष निकले गए थे, जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लिख लीजिए, बुद्धि के विषय में दी गई परिभाषाओं के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए। क्या निकाले गए इनके कंक्लूजन? पहला निकाला गया कि बुद्धि क्या एक मानसिक योग्यता है, मेंटल एबिलिटी है। इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है किसी भी चीज के लिए कार्य करते हो, सोचते हो, तर्क वितर्क करते हो, दुविधा से बाहर निकलते हो, तो क्या होता है? मेंटल एबिलिटी होती है, मानसिक योग्यता होती है। तो बुद्धि क्या है? मानसिक योग्यता होती है। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि जो होती है वो दूसरों से अलग होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि ईच पर्सन इंटेलिजेंस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। जैसे कि मैंने आपको कई बार बोल रखा है कि हर बच्चे का सीखने की आवश्यकता, योग्यता, रुचि, अरुचि हर कुछ अलग होती है। इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो है वो बुद्धि अलग होती है, दूसरों से अलग होती है, सेम नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहां से आपके क्वेश्चंस बनाए जा चुके हैं, आगे भी बनेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। सर इनकी पीडीएफ कहां से मिलेगी? प्लीज नोट्स बनाने हैं डियर। इनके पीडीएफ जो है, अगर आपको हिंदी वाली चाहिए तो हिंदी वाली रेडी है, हमारे एप्लीकेशन से ले सकते हो। अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों चाहिए बाइलिंगुअल, तो उस पर काम चल रहा है, अभी रेडी नहीं है। ओके, चलिए, तो यहां पर क्या बोल रखा है कि प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि जो होती है वो दूसरों से अलग होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, एक ही व्यक्ति की बुद्धि जो होती है वो अलग अलग समय में और परिस्थितियों में क्या करती है? अलग अलग कार्य करती है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपने देखा होगा कि कुछ चीजें जो होती हैं आप कभी कभी अच्छा कर देते हो, और दोबारा चीज जब वो रिपीट होती है किसी और परिस्थिति में, किसी और सिचुएशन में, तो आप उस चीज को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप ये मान लीजिए धोनी जो है वो बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छे विकेट कीपर है, ओके, बहुत अच्छे बैट्समैन भी हैं, लेकिन किसी किसी समय पर देखा होगा धोनी जो है वो 1-2 रन पर भी आउट हो जाते हैं, और कभी कभी जब सिचुएशन ऐसी होती है तो वो मैच को जिताकर भी ले जाते हैं। वैसा क्यों है? क्योंकि अलग अलग समय पर अलग अलग सिचुएशन में उनकी बुद्धि जो होती है वो अलग अलग कार्य करती है। हर बार एक समान कार्य करेगी ये जरूरी नहीं है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को कि एक व्यक्ति की बुद्धि अच्छी है लेकिन अलग अलग समय पर अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग वो होती है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ओके डियर, बहुत अच्छी बात है। चलिए, इतनी सी समझ में आ गई बात आपको। नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। नेक्स्ट बिंदु आ गया आपका कि बुद्धि को ज्ञान अथवा स्मृति समझना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। अब ज्ञान क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज को आप पढ़कर उस चीज के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हो तो वह ज्ञान कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आज आपने एक में अखबार में पढ़ा और अखबार में आपको पता चला कि इतने फाइटर प्लेन्स खरीदे गए हैं, मिराज खरीदे गए हैं, या फिर आपके रफाइल खरीदे गए हैं और इतने पैसे लगे हैं, तो उसके बारे में आपको जानकारी, ज्ञान कैसे मिला? तो उसके बारे में आपने पढ़ा, तभी तो आपको जानकारी मिली, आपकी स्मृति में वो सारी की सारी चीजें आई। लेकिन एक व्यक्ति ने नहीं पढ़ा तो उसके बारे में इसकी जानकारी नहीं थी, इसलिए जिसने उसको पढ़ा है उसके बारे में उसको ज्ञान स्मृति होगी, जिसने नहीं पढ़ा है उसमें नहीं होगी। तो जिसने नहीं पढ़ा उसका मतलब ये थोड़ी है कि उसमें बुद्धि नहीं है, बुद्धि उसमें भी है लेकिन उसने उस चीज की जानकारी नहीं ली है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है सीटेट में कौन से सब्जेक्ट है और कौन से सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति ने तैयारी नहीं करी, उसको ये पता नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर बुद्धि नहीं है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, बुद्धि, ज्ञान एवं स्मृति को समझना आपकी बेवकूफी है, गलत बात है ये। ठीक है, बुद्धि एक अलग ही पैमाना है जो कि आपके एक्सपीरियंस जो होते हैं, अनुभव जो होते हैं, वो सारी चीजें इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, ओके, शायद कई बच्चे बोल रहे हैं सर क्लासेस का टाइमिंग क्या है? तो डियर, क्लासेस का टाइमिंग 12:15 होता है, 12:15 होता है। कई बच्चों ने बता भी दिया, बिल्कुल दिया, धन्यवाद जिन जिन बच्चों ने बता दिया। तो ध्यान रखिएगा 12:15 जो होता है वो टाइम होता है हमारी क्लास का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु, बुद्धि पर जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग का कभी भी प्रभाव नहीं पड़ता है। देखा होगा ना आपने, कई बार बच्चों को देखा होगा एक क्वेश्चन में कि जो मैथ होती है वो पुरुष यानी कि लड़के अधिक सीखते हैं, अच्छा सीखते हैं, और लड़कियां कम सीख पाती हैं, और लड़कियां जो होती है वो होम साइंस अच्छा सीखती हैं, संगीत अच्छा सीखती हैं, बाकी और चीजें जैसे कि मैथ्स नहीं सीख पाती हैं। तो ये बोलना गलत बात है। क्यों? क्योंकि जो बुद्धि होती है, सीखने की एबिलिटी होती है, वो जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग का कभी भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। सब में जो होती है, ये बोलना गलत है। हर कोई व्यक्ति हर कोई चीज सीख सकता है, बस थोड़ी सी प्रयास करने की जरूरत है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को कि जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बिंदु, बुद्धि पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखिएगा, बुद्धि पर बोला है मैंने, बुद्धि यानी कि जो आपकी समझ, जो आप सीख रहे हो, उस पर आपका वातावरण का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जो आपकी बुद्धि लाभदी है यानी कि जो आपकी IQ लेवल है, उस पर वातावरण का कभी भी प्रभाव नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में किसी बच्चे की बुद्धि लाभदी जो है वो 110 है, क्या है 110 है, तो उसकी बुद्धि लाभदी कभी भी 110 से बढ़ाकर 120 या घटाकर 90 नहीं की जा सकती। उसकी जो बुद्धि लाभदी है
वो उतनी की उतनी ही रहेगी, उस पर वातावरण का कभी भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके अनुसार आप जो भी सीख रहे हो उस पर आपका वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल के रूप में सीटेट की तैयारी कर रहे हो, तो सीटेट की तैयारी करते समय आप अपना वातावरण जिस प्रकार का बनाओगे उसी प्रकार का सीख में आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में आप जब कोचिंग सेंटर में जाते हो तो आपको वातावरण दिया जाता है ना उस प्रकार का। तो ध्यान रखिएगा, जो भी आप सीखते हो तो उस पर बुद्धि का वातावरण का प्रभाव पड़ता है, लेकिन आपकी आईक्यू लेवल पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, अब ये आईक्यू क्या होता है तो मैंने आपको बताऊंगा इसके बारे में, किसमें, बुद्धि के मापन में। बुद्धि को कुछ क्रिटिसाइज किया गया, मतलब कुछ कैटेगरी में बांटा गया है, 130 से ऊपर, 110 से 90 से 70 से 70 से नीचे, तो ऐसे करके कुछ आईक्यू लेवल बांटे गए हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, अभी बस इतना समझ लीजिएगा कि बुद्धि पर वातावरण का प्रभाव पड़ेगा, उस पर इंटेलिजेंस जो होगा वो अफेक्टेड होगी इन्वायरमेंट से, लेकिन बुद्धि लाब्धि यानी कि आईक्यू जो होता है वो कभी भी अफेक्टेड नहीं होता है। ओके, इतनी सी पॉइंट समझ में आ गई आपको बात, सभी के सभी बच्चों को। सर प्लीज एक बार बता दीजिए कि पेडागोजी कैसे मिलेगी। सर प्लीज एक बार बता दीजिए कि पेडागोजी बिट्टू जी, आपको पेडागोजी चाहिए तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए पेडागोजी। बाकी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम से आप जुड़ रखे होंगे, तो वहां पर मैंने आपको पूरा का पूरा पेडागोजी का लिंक शेयर कर रखा है, वहां जाकर आप वीडियो देख सकते हो। हिंदी में देखना चाहते हो तो हिंदी में भी देख सकते हो, बाइलिंगुअल देखना चाहते हो तो बाइलिंगुअल भी देख सकते हो, दोनों चीज में मैंने आपको कंप्लीट करवा रखी है। ठीक है, तो चैनल में जाकर प्लेलिस्ट को देखना जरूरी है। ठीक है, अगर वहां से नहीं मिलता है तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। अब टेलीग्राम, अब दो ऑप्शन बता दिए, दोनों में से एक तो करना पड़ेगा ना डियर आप सभी को। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा इतनी बात कि बुद्धि की जो परिभाषा दी गई थी उसके तर्क पर क्या क्या चीजें निकल कर आई आपकी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बिंदु कि बुद्धि के प्रकार क्या है, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्धि के प्रकार किसने डिस्ट्रीब्यूट करा है तो ये हमारे E.L. थॉर्नडाइक जो है उन्होंने इसको प्रस्तावित किया है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्धि के प्रकार किसने दिए थे तो E.L. थॉर्नडाइक जी ने दिए थे। कितने प्रकार के दिए थे तो 3 प्रकार के इन्होंने बुद्धि के प्रकार बताए थे। ध्यान रखिएगा, 3 टाइप्स के इन्होंने बुद्धि के टाइप्स बताए थे, प्रकार बताए थे, जो कि कौन कौन से थे। पहला था आपका सामाजिक बुद्धि यानी कि सोशल इंटेलिजेंस, दूसरा आपका मूर्त यानी कि कॉन्क्रीट, और तीसरा आपका अमूर्त यानी कि अब्स्ट्रैक्ट। ओके, ये 3 प्रकार की बुद्धि बताई गई थी E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा। अब ये तीनों की तीनों बुद्धि क्या है, बिल्कुल सिंपल सी है, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उस चीज को समझ लीजिएगा। सोशल इंटेलिजेंस वो होता है अगर किसी व्यक्ति के अंदर, किसी बच्चे के अंदर ये है तो उसको समाज में अधिक प्रतिष्ठा मिलती है, वो समाज के साथ अच्छा तालमेल बिठाकर कार्य कर लेता है। देखा होगा ना आपने, कुछ आपने जरूर किसी बच्चों को कभी बोला होगा कि ये बच्चा है ना काफी धैर्यवान है, किसी भी सिचुएशन को अपने हैंडल करके उसमें आराम से समावेशित हो जाता है, तो समाज के साथ ये तालमेल बिठाकर इजिली चल देता है, किसी भी प्रकार की इसको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनमें सामाजिक बुद्धि क्या होती है, अच्छी मानी जाती है। ओके, दूसरा आपका मूर्त यानी कि कॉन्क्रीट। अब ध्यान रखिएगा, मूर्त बुद्धि आपकी वो होती है कि जो भी चीज आपके सामने घटित हो रही हो, जो भी चीज आप अपनी आंखों से देख सकते हो, उसके बारे में जब आप तर्क वितर्क करने लग जाते हो, समझने लग जाते हो, दूसरों को बताने लग जाते हो, तो वो मूर्त बुद्धि कहलाती है आपकी। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने कोई घटना घटी है तो आपने उसको देखा है तो आराम से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, या फिर आपके अगर बोलोगे किसी बच्चे को कि आप ऐसा समझने की कोशिश करो कि आपके ऐसा होगा और आपके अंदर कैसे कैसे परिवर्तन होंगे, तो बच्चा इस चीज को समझ नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हवा, आत्मा, धैर्य, भावना, इन चीजों के बारे में बच्चों को यहां पर जानकारी नहीं होती जो मूर्त बुद्धि जिसमें होती है। ओके, और जिस बच्चे में अमूर्त बुद्धि आ जाती है तो आप ये मान लीजिए जो चीजें दिखती हैं उसके बारे में तो बच्चा सोच ही सकता है, और जो चीजें नहीं दिखती हमें संभावना में लेनी होती है, जस्ट इमेजिन करनी होती है, तो बच्चा उनके बारे में भी तर्क वितर्क करने लग जाता है, समझ उसके अंदर विकसित हो लग जाती है। ओके, क्वेश्चन प्लीज सर। तो डियर पहले थियोटिकल पोर्शन होगा और वीडियो के एंड में मैंने क्वेश्चन भी दे रखे हैं, तो पहले थियोटिकल पोर्शन देख लीजिएगा। अगर आपको पढ़ा हुआ है आपने पहले तो आप रिवीजन कर लीजिए, आपके लिए और बेटर होगा एग्जाम टाइम के लिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई, सोशल, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, इतनी सी बात है, बस यहां से यही पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिए हैं, तो वो E.L. थॉर्नडाइक ने दिए हैं। कितने प्रकार बताएं, 3 प्रकार, और ये तीनों के तीनों आपके सामने हैं और एक्सप्लेन भी मैंने कर दिया। ठीक है, चलिए इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। ओके, एक बच्चा पूछ रहा है सर अगर क्लास वाला पूरी वीडियो देख लें तो नोट्स लेने की जरूरत होगी कि नहीं। प्लीज
ओके, ये है आपके कौन था, ध्यान रिया, श्वेता सिंह है। श्वेता सिंह जय कह रही हैं कि अगर हमने आपकी क्लासेस की सारी वीडियोस देख ली तो नोट्स लेने की जरूरत है। तो डियर मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता हूं वही आपके नोट्स में है। नोट्स केवल उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे लिख नहीं सकते या उनके पास टाइम कम है या जॉब करते हैं या हाउस वाइफ है, उनके लिए नोट्स दिए जाते हैं। जो आपके लेक्चर में अगर आपने हाथों से लिख लिया तो आपको नोट्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो जो बच्चे अपने हाथों से लिख रख सकते हैं वो सबसे वेल एंड गुड है। ये जो कंप्यूटराइज्ड लिखा हुआ है उससे बेटर है अपने हाथों से लिखना, क्योंकि अपने हाथों से लिखा हुआ ज्यादा समझ में आता है। और यहां पर देखो मैंने लिख दिया कि सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। अब जब आप इसको लोगे तो ऐसा क्या, ऐसा ही लिखा आएगा। अब आप सोचोगे सामाजिक बुद्धि है क्या, तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा, जो बच्चा समाज के साथ तालमेल बिठाकर अच्छा अपने आप को वहां पर ढाल लेता है उसमें सामाजिक बुद्धि अच्छी होती है। तो आप अपने हाथ से लिखोगे तो यहां पर आप एग्जाम्पल भी लिख लोगे ना, तो बाद में समझने में आसानी होगी। तो इसलिए मैं बोलता हूं हैंड राइटिंग नोट्स इज द बेस्ट नोट्स। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। और जो बच्चा अपने हाथों से नोट्स बनाता है ये लगा लीजिए उसके बहुत लाइफ टाइम के लिए वो नोट्स काम आएंगे। ठीक है, चलिए बच्चे कह रहे हैं सर मैथ का रिवीजन करवा दीजिए, एग्जाम बहुत पास आ रहा है। चलिए बिल्कुल ठीक है डियर, बिल्कुल करवा दिया जाएगा। ठीक है, ओके बच्चे कह रहे हैं सर आप किस बुक से पढ़ा रहे हैं। डियर मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, एनसीईआरटी बुक से। किस बुक से, एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाता हूं मैं आपको। ठीक है, चलिए आगे चलें, यहां तक समझ में आ गया, बुद्धि के प्रकार आपको पता चल गया। अब बात कर लेते हैं बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में कि कौन कौन से सिद्धांत दिए गए थे बुद्धि के। तो लिख लीजिए थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के सिद्धांत। अब बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस श्रेणी में वह मनोवैज्ञानिक आते हैं। ध्यान रखिएगा इस श्रेणी में वह मनोवैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने कारकों के रूप में बुद्धि के संगठनों की व्याख्या करते हैं। ध्यान रखिएगा किसकी चीज में, कारकों के रूप में। देखा होगा ना 2 फैक्टर थ्योरी, 3 फैक्टर थ्योरी, फैक्टरों में बांटा गया था, तो कारकों में बांटा गया था। वो सारे के सारे मनोवैज्ञानिक यहां पर है। और इन कारकों को ज्ञात करने के लिए किन चीज का इस्तेमाल करा गया है, तो विशेष सांख्यिकी विधि कारक विश्लेषण का प्रयोग किया गया है। किस चीज का प्रयोग करा गया है, तो विशेष सांख्यिकी विधि कारक विश्लेषण का प्रयोग किया गया। कहने का मतलब यह है कि कुछ व्यक्तियों ने उसको अलग अलग सांख्यिकी में बांटा था, 7 प्रकार की बुद्धि, 9 प्रकार की बुद्धि, और कुछ लोगों ने कारक के रूप में बांटा, 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर। उस प्रकार की विधि का इस्तेमाल करके ये कुछ थ्योरीज दी गई थी। वैसे तो आपकी थ्योरीज केवल 4 ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको यहां पर 5 पढ़ा रहा हूं। और भी आपकी दुनिया भर की थ्योरीज हैं, लेकिन ये 5 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। और एक कैटल की और थ्योरी है, लेकिन वो मैं आपको एंड में करवा दूंगा, वो स्किप नहीं करूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए पहला जो थ्योरी है वो है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। किसने दिया था, तो स्पेरमैन ने दिया था। 2 फैक्टर थ्योरी 1904 में दिया था ये। ठीक है, वैसे डेट आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, डेट वगैरह नहीं पूछी जाती। ठीक है, चलिए तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, स्पेरमैन ने दिया था। चलिए पहले आप देख लीजिए हम कौन कौन से सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, नाम तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। बोल रखा है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, 2 फैक्टर थ्योरी पहली होगी। दूसरा है बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, ध्यान रखिए कौन सा, बुद्धि का त्रितंत्र। नेक्स्ट है आपका संरचनात्मक, नेक्स्ट है आपका बहुबुद्धि, और नेक्स्ट है आपका बहुकारक। अब इन दोनों चीजों में बच्चे बहुत फंसते हैं। एक है आपका बहुबुद्धि का सिद्धांत यानी कि मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी जो कि एच गार्डनर ने दी थी, और एक है आपका बहुकारक का सिद्धांत जो कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी होती है जो कि थ्रस्टन ने दी थी। सबसे ज्यादा इन तीनों में से जो इंपॉर्टेंट है वो ये 2 इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से ही पूछे जाते हैं, बहुबुद्धि का सिद्धांत और बहुकारक का सिद्धांत। ओके, तो इन सभी की सभी थ्योरी को हम एक एक करने की पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत यानी कि 2 फैक्टर थ्योरी। तो लिख लीजिए बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। किसने दिया था, तो ये स्पेरमैन ने दिया था। पूछा जा चुका है कई बार, ध्यान रखिएगा इस बात पे। अब जो स्पेरमैन थे उन्होंने कहा था कि व्यक्ति के अंदर जो बुद्धि होती है वो 2 प्रकार की होती है, द्विकारक होती है, इसलिए इनका नाम ही क्या दिया गया, द्विकारक सिद्धांत दिया गया। कितने प्रकार की बुद्धि होती है, 2 प्रकार की बुद्धि। कौन कौन सी, पहला सामान्य कार्य, ओके यहां पर कार्य लिख दिया, कारक होना चाहिए था, ये मिस टाइप हो गया, कारक कर लीजिएगा इसको। ठीक है, इसको मिस टाइप को यहां से काट दीजिए, ये कार्य नहीं होगा, ये कारक होगा। क्या होगा, कारक होगा।
चलिए कोई नहीं, मिस टाइप हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। ये है पहला सामान्य कारक जिसे आप जर्नल फैक्टर बोलते हो, और इंग्लिश में इसको जर्नल फैक्टर की जगह कई बार जी फैक्टर भी बोल दिया जाता है, और आपसे पूछ लिया जाता है जी का मतलब क्या है, तो जर्नल है इसका मतलब, ठीक है। और दूसरा आपका विशिष्ट कारक जिसे आप स्पेसिफिक फैक्टर कहते हो, यानी कि एस फैक्टर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्पेरमैन की थ्योरी में स्पेसिफिक एस फैक्टर का मतलब क्या है, तो स्पेसिफिक फैक्टर यानी कि विशिष्ट कारक होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा जी कारक क्या होता है, एस कारक क्या होता है, ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। जी कारक की फुल फॉर्म बताइए, एस कारक की फुल फॉर्म बताइए। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, ये सामान्य कारक यानी कि जनरल फैक्टर आखिर होता क्या है। तो यह कारक व्यक्ति को किसके द्वारा प्राप्त होता है, अपनी हेरिडिटी यानी कि वांशुक्रम के कारण प्राप्त होता है, जो कि मात्रा में कम या ज्यादा हो सकता है। ध्यान रखिएगा, यह आपको आपके परिवार के जीन्स से प्राप्त होता है, जो कि मात्रा में कईयों में कम भी आता है और कईयों में ज्यादा भी आता है। और जितने भी प्रकार के आपके सामान्य कार्य होते हैं, मतलब सामान्य कार्य जो भी आपके दिन प्रतिदिन के कार्य होते हैं, उसमें यह कारक जो होता है व्यक्ति की मदद करता है। ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके सामान्य कार्य होते हैं, जो भी आपके नॉर्मल वर्क्स होते हैं, उसमें यह व्यक्ति की क्या करता है, मदद करता है, हेल्प करता है। ओके, व्यक्ति की बुद्धि क्षमता का जो मापन किया जाता है वो इसी कारक के द्वारा किया जाता है। तो इतने सारे पॉइंट में आपका मेन पॉइंट आपके दो निकले। पहला, जर्नल फैक्टर यानी कि जी फैक्टर की फुल फॉर्म क्या है, जर्नल फैक्टर, ठीक है, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु किसके द्वारा प्राप्त होता है, तो वांशुक्रम के द्वारा प्राप्त होता है, जो कि मात्रा में कम या ज्यादा हो सकता है। ओके, तीसरा बिंदु ये जो होता है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो बुद्धि क्षमता का मापन करने के लिए किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जी फैक्टर और एस फैक्टर में से किसका इस्तेमाल बुद्धि की क्षमता का मापन करने के लिए, इंटेलिजेंस कैपेसिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो किया जाता है जी फैक्टर यानी कि सामान्य कारक का। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बस इतनी सी चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। ओके, चलिए दूसरा फैक्टर आ जाता है आपका विशिष्ट कारक। देखिए पहला मिला आपको वांशुक्रम से, तो सीधी सी बात है, ये कारक जो मिलेगा आपको इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण से प्राप्त होगा। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति जो है संगीत की जो उसकी कला है वो अच्छी है, देखा होगा ना, कुछ बच्चे जो होते हैं वो संगीत में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे खेलने में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे किसी चीज को ध्यान रखने में अच्छे होते हैं, कोई बच्चा जो होता है वो अलग अलग चीजों में अच्छा होता है। ओके, तो जो भी चीज में आप अच्छे हो, मतलब कहने का ये है कि आपका वातावरण आपको उसी प्रकार का मिला है। जिस प्रकार का बच्चे को वातावरण मिलेगा, उसी प्रकार का बच्चे की क्या होगी, अपनी बोल सकते हो इच्छा होगी, या फिर अपना कुछ स्किल होगा, कौशल होगा। ओके, तो इसी का अर्थ है कि जी कारक यानी कि हेरिडिटी से जो आपको मिला, बुद्धि लाब्धि वगैरह, वो तो है ही, जमा आपकी संगीत से संबंधित एस कारक भी आपके अंदर है। दोनों चीज मिलकर आपकी स्पेसिफिक फैक्टर को संतुष्ट करता है, बैलेंस करता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सर इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डियर यही क्वेश्चन पूछा जा चुका है अब तक कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है, स्पेरमैन ने। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत में जी फैक्टर का मतलब क्या है, तो जर्नल फैक्टर। ये दो क्वेश्चन बने आपके पास, और कुछ नहीं बताया यहां पर, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। बाकी एक्सप्लेन भी मैंने आपको अच्छे से कर दिया। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आप इस फिगर को देखिए। मैंने यहाँ पर दो फिगर बना रखे हैं। एक फिगर मैंने आपका पहला ये बना रखा है, इस फिगर को पहले समझिए। देखिए बीच वाला जो सर्कल है बड़े वाला, ये क्या कहलाता है आपका, जी फैक्टर यानी कि जर्नल फैक्टर यानी कि सामान्य कारक कहलाता है। और बाकी ये जो छोटे छोटे सर्कल है, ये क्या है आपके स्पेसिफिक है। क्यों, क्योंकि किसी बच्चे में जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर बनने की इच्छा होती है, किसी बच्चे में संगीत की भाषा मतलब ज्ञान अच्छा होता है, किसी में लैंग्वेज का अच्छा ज्ञान होता है, किसी में गणित का अच्छा ज्ञान होता है, किसी में खेल का अच्छा ज्ञान होता है। तो ये दोनों चीज मिलकर, देखो जर्नल फैक्टर जो आपकी बुद्धि है वो तो आपको आपकी हेरिडिटी से मिली है, आपको आपके वंशक्रम से मिली ही है। लेकिन आपका वातावरण जैसे होगा, जैसे कि एक बच्चे का वातावरण जो है वो खेल का है, तो बच्चे की बुद्धि किस में होगी, खेल में अच्छी होगी। तो कहने का मतलब है आधी बुद्धि, ये जो नीचे वाली बुद्धि देख रहे हो, ये तो आपको आपके परिवार से मिला, आपको आपके वंश से मिला। और जो आपकी ऊपर की आधी बुद्धि है वो कहां से मिली, आपके वातावरण से मिली। और दोनों चीज जहां पर मिल जाती है वहां पर जाकर इसका बैलेंस बन जाता है और बच्चे को संतुष्ट करता है। ओके, तो इसी को कहा जाता है टू फैक्टर थ्योरी। दो चीज मिलकर आपको ज्ञान दे रही है, एक आपका जर्नल और एक आपका यानी कि हेरिडिटी और एक वातावरण। ओके, इसी को कुछ साइकोलॉजिस्ट ने
क्या करा था? वो करा था आपका क्रिटिसाइज। क्या करा था? इसको क्रिटिसाइज करा था। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि जरूरी थोड़ी है कि बच्चे में दो ही प्रकार की, क्या पता बच्चे का जो बुद्धि है उसके साथ साथ में खेल में तो अच्छा है ही, साथ में जो खाना बनाना होता है, कुकिंग होता है, उसमें भी क्या पता बच्चा अच्छा हो। ये बात भी बिल्कुल सही है। जरूरी थोड़ी आप दो ही चीज में अच्छे होंगे, क्या पता किसी और चीज में भी अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैं हूं जो, मेरे को आईक्यू तो मेरे घर परिवार से मुझे मिला ही है, साथ में जो मेरी बुद्धि है वो मुझे मेरे परिवार से मिली ही है, साथ में मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं, यानी कि जो मेरी बुद्धि है वो किससे रिलेटेड है? टीचिंग फील्ड से रिलेटेड है। और साथ में जो मेरा खाना बनाने का स्किल है, कुकिंग स्किल है, वो बहुत अच्छा है, यानी कि मैं खाना अच्छा बना लेता हूं, मेरे घर वाले भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब है 3 प्रकार की बुद्धि होगी। तो कैसे आप इसको 2 फैक्टर का नाम दे रहे हो, 2 फैक्टर थ्योरी बोल रहे हो इसको? ये बात भी सही कहा। तो इस बात को स्पेरमैन ने ध्यान रखते हुए एक और थ्योरी दी जिसका नाम रखा उन्होंने 3 फैक्टर थ्योरी। अब क्रिटिसाइज करा था 2 फैक्टर को, तो उन्होंने एक और थ्योरी नाम दी जिसका नाम रखा 3 फैक्टर थ्योरी। अब यहां पर देखो बीच में जो सर्कल है वो आपका जी फैक्टर है, यानी कि आपका जर्नल आपके परिवार से मिला है आपको। और ये जो आप जैसे कि फॉर एग्जांपल में लॉजिकल, यानी कोई बच्चा जो है वो तर्क वितर्क अच्छा करता है, मैथमेटिक्स में मान लीजिए अच्छा है, तो ये जो है आपका एस फैक्टर है। अब इसके बीच में देखो ये हल्का सा मैच हो रहा है, यहां पर हल्का सा ही क्या हो रहा है? मैच हो रहा है इस चीज में। यहां पर क्या हो रहा है? हल्का सा मैच हो रहा है। कोई बच्चा जो है किसी और चीज में अच्छा है तो यहां पर भी है, यहां पर भी और यहां पर भी है। ये 3 प्रकार की बुद्धि होगी, या फिर कोई और बच्चा होगा तो इस प्रकार में होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया आपका 3 प्रकार, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो कहने का मतलब ये है कि एक जी फैक्टर जो आपको मिलता है और जो एक आपका वातावरण होता है, ये 2 चीज तो है ही, लेकिन एक तीसरी चीज भी हो सकती है जिसको बच्चा ट्रेनिंग के द्वारा, ट्रेनिंग लेकर उसको और अच्छा कर सकता है और एनहांस कर सकता है और आगे बढ़ा सकता है। ओके, तो बस यही बात है, इसी को कह दिया था 3 फैक्टर थ्योरी, 3 कारक सिद्धांत। ओके, तो आपसे पूछा जाए 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? तो स्पेरमैन ने दी थी। 3 फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? तो वो भी स्पेरमैन ने दी थी। ओके, बस इतनी सी बात है, ध्यान रखिएगा आपको। ओके, लीजिए। अब भाई ये तो घर आने के लिए सारे के सारे खाना खाने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। तो बात ध्यान, इतनी सी बात ध्यान रखिएगा, जी कारक का मतलब क्या होता है, एस कारक का मतलब क्या होता है, 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, 3 फैक्टर थ्योरी किसने दी थी। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी पहली थ्योरी। चलिए, सभी बच्चों को पहली थ्योरी समझ में आ गई? बताओ, नहीं समझ में आई तो बताओ। चलिए, सभी बच्चों को समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल डियर, ऑल टाइप के सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे। चलिए, समझ में आ गया सभी बच्चों को। आप चलते हैं दूसरे सिद्धांत के ऊपर, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, यानी कि जो आपका ट्रेचल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी थी वो किसने दी थी? तो ध्यान रखिएगा, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत जो दी थी वो दिया था आपका किसने? स्टेनबर्ग, डेविड स्टेनबर्ग ने दिया था। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को, किसने दिया था? स्टेनबर्ग ने दिया था। ओके, अब इसके अंतर्गत क्या कहा था? बुद्धि का कार्य सूचनाओं को संसाधित करना होता है, यानी कि इकट्ठा करना होता है, एक जगह लाना होता है। कभी कई बार आपने देखा होगा उस चीज का इस्तेमाल करने के लिए आप अपने माइंड में सोच रहे होते हो। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि बुद्धि का कार्य सूचनाओं को संसाधित करता है। सूचनाओं को संसाधित करते समय 3 तंत्र या फिर 3 असिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, जिसे स्टेनबर्ग ने क्या कहा था? 3 बुद्धि कहा था। ओके, तो ध्यान रखिएगा, मेन बात यहां पर यह है कि बुद्धि, यानी कि जब भी आप फॉर एग्जांपल के रूप में आप जब सीटेट दे रहे हो तो सीटेट में, बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल डियर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सीटेट दे रहे हो तो सीटेट में जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे होते हो तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद अपने माइंड में आप थोड़ी देर के लिए सोचते हो यार इसका आंसर क्या होगा, तो अपने माइंड में आप क्या कर रहे होते हो? रिकॉल कर रहे होते हो, उसको याद कर रहे होते हो कि कहां पर है। जैसे आप बुकों के पेज पलटते हो वैसे आप अपने दिमाग के पेज पलट रहे होते हो कि मैंने ये जो चीज पढ़ी थी वो कहां पर थी। ओके, तो वहां पर आप क्या कर रहे हो? सूचनाओं को संसाधित कर रहे हो जब आपको जरूरत पड़ रही है, और इसको संसाधित करने के लिए आप 3 तंत्र या 3 असिद्धांतों का प्रयोग करते हो, जिसको स्टेनबर्ग ने क्या है? 3 बुद्धि कहा है। अब वो 3 बुद्धि कौन कौन सी है? तो वो है ये आपके सामने, ध्यान रखिएगा। पहला आपका एनालिटिकल, जिसे आप व्यवहारिक बुद्धि बोलते हो। दूसरा आपका क्रिएटिव, यानी कि सृजनात्मक बुद्धि बोलते हो। और तीसरा आपका विश्लेषणात्मक बुद्धि, जिसे आप प्रैक्टिकल बुद्धि बोलते हो, इंटेलिजेंस बोलते हो। ओके, अब ये तीनों की तीनों बुद्धि क्या है और कैसे में उपयोग आती है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला, ध्यान रखिएगा, सूचनाओं को संसाधित, यानी कि एक जगह इकट्ठा करके इंफॉर्मेशन को करते समय व्यक्ति जो होता है वो अपनी क्षमताओं का, किस चीज का? अपनी क्षमताओं का प्रयोग कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपको भी पता होता है कि
किसी चीज की आपकी कोई ना कोई कैपेसिटी होती है, किसी ना किसी चीज की कोई क्षमता होती है। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार जब सीख रहे होते हो, फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपने जब सीटेट की तैयारी करनी शुरू करी थी तो आपकी सीखने की शक्ति इतनी तेज नहीं थी, लेकिन आजकल जब आपके एग्जाम पास आ गए हैं तो सीटेट की शक्ति, सीखने की शक्ति क्या होगी आपकी, थोड़ी तीव्र हो गई होगी। लेकिन जो आपकी क्षमता है, जो आपकी एबिलिटी है, वहीं तक ही सीखोगे, आप उसको क्रॉस करके आगे नहीं जा सकते हो। ओके, तो बच्चे की जो भी क्षमता होगी उसको उसी अनुसार वो सूचनाओं को इकट्ठा करेगा, संसाधित करेगा, ध्यान रखेगा। उसी को हम क्या कहते हैं, व्यवहारिक बुद्धि यानी कि एनालिटिकल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बिंदु को। ठीक है, चलिए आगे बात करें। दूसरा, सृजनात्मक बुद्धि। ये क्या होता है, इसमें सूचनाओं को जब आप संसाधित करते हो तो आप किस चीज का इस्तेमाल करते हो, अपने अनुभव को, अपने एक्सपीरियंस का। पहले आपने अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करा, अपने एबिलिटी का इस्तेमाल करा, अब आप अपने अनुभव का इस्तेमाल कर रहे हो। यानी कि जो भी आपने आज तक अपनी जिंदगी में, जैसे कि आपने सीटेट में पढ़ा है, तो सीटेट में आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपके एक्सपीरियंस के अनुसार, मतलब जो चीज आपने पढ़ी है सारी चीजों को मिलाकर एक तर्क निकल के आता है, तो वो क्या हुआ, आपका एक्सपीरियंस हुआ। तो आप अपने एक्सपीरियंस के अनुसार जब आप अपने अनुभव का इस्तेमाल करके उस चीज से निकलने की कोशिश करते हो तो आपकी सृजनात्मक बुद्धि यानी क्रिएटिव इंटेलिजेंस कहलाता है। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बात करें विश्लेषण बुद्धि। तो ये जो होता है, सूचनाओं को संसाधित करने के लिए आप अपने तर्क वितर्क का कैसे सहारा इस्तेमाल करते हो, कैसे योजना बनाते हो, वो सारी की सारी चीजें इसमें शामिल है। यानी कि पूरा का पूरा बुद्धि आपका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी चीज को पूरा का पूरा विश्लेषण कर रहे हो, पूरा का पूरा समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए सही समय पर। तो जब भी आप सूचनाओं को इकट्ठा कर रहे हो, तर्क वितर्क कर रहे हो, उसमें योजनाएं बना रहे हो, जैसे कि सीटेट की तैयारी करने से पहले आपने योजना करी थी ना, योजना बनाई थी ना, तो वो क्या है, आपका विश्लेषणात्मक बुद्धि थी आपकी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार की बुद्धि थी, व्यवहारिक, सृजनात्मक और विश्लेषणात्मक। ओके, अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो क्वेश्चन आपका यहां से ये पूछा जा सकता है कि बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया था, तो वो आपका स्टैनबर्ग यानी कि डेविड स्टैनबर्ग ने दिया था। ओके, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से त्रितंत्र सिद्धांत में से निम्नलिखित में से कौन सा त्रितंत्र सिद्धांत का आपका एक पार्ट नहीं है, एक भाग नहीं है। तो व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और विश्लेषणात्मक बुद्धि के अलावा कोई भी आपका ऑप्शन में हो तो वो आपका ऑप्शन गलत होगा। ओके, अधिकतर जो दिया जाता है वो आपका व्यवहारिक बुद्धि दिया जाता है कि निम्नलिखित में से उसको चुनिए जो त्रितंत्र सिद्धांत का एक भाग है। तो व्यवहारिक बुद्धि, एनालिटिकल इंटेलिजेंस जो है बहुत ज्यादा दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, बिल्कुल समझ में आ गया सभी बच्चों को। ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात है। ओके, अमित यादव पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? ओके, कोई बच्चा अपने आपस में बात करें, चलिए छोड़िए। तो ये आपकी 3 प्रकार की बुद्धि थी और इसी 3 प्रकार की बुद्धि को स्टेनबर्ग ने क्या कहा था, मेटा कंपोनेंट कहा था। क्या कहा था, घटक कहा था, बड़ा घटक कहा था, एक बोल सकते हो लार्ज टाइप का मेटा कंपोनेंट। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से 3 प्रकार की बुद्धि या फिर निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांतों को मेटा कंपोनेंट, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको टाइप करके दिया जाएगा, मेटा कंपोनेंट या फिर घटक दिया जाएगा, तो वो किसने कहा था, तो वो स्टेनबर्ग ने ही कहा था अपनी थ्योरी को। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, चलिए समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को इतनी सी बिंदु बात। चलिए 2 सिद्धांत हो गया आपके, आगे चलते हैं तीसरे सिद्धांत पर। तीसरा सिद्धांत है आपका स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसे आप बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत बोलते हो। पहला क्वेश्चन किसने दिया है, तो ये हमारे जेपी गिलफर्ड महाराज ने दिया है। किसने दिया है, तो जेपी गिलफर्ड ने दिया है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बिंदु को। और साथ ही साथ में जो 1100 बच्चों लाइव हैं और कंजूस बच्चे जो है वो 700 बच्चे लाइक कर चुके हैं। ये तो बच्चे कंजूस नहीं हुए, बाकी जिन बच्चों कंजूसों ने लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए फटाफट और शेयर कर दीजिए सेशन को जल्दी से जल्दी, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हो सके हमारे क्लास में। ठीक है, चलिए समझ में आ गए। तो ध्यान रखिएगा, बुद्धि का संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया है, तो जेपी गिलफर्ड जी ने दिया है। इन्होंने क्या बोला था कि बुद्धि जो होती है वो 3 आयामी होती है, यानी कि 3D वाली होती है। ओके, अब ये 3D वाली क्या होती है, तो मैंने आपको एक फिगर बना दिया है नीचे क्यूब का। तो क्यूब देख सकते हो आप 3 जगह से इस चीज को देख सकते हो। कहां से देख सकते हो, 3 जगह से। किसी भी चीज को हम अलग अलग डायरेक्शन से देख सकते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल देख सकते हैं, तो 3D इसको कहा गया है। ये फिगर बस समझाने के लिए, आप क्यूब मत मानने लग जाइएगा। ओके, इन्होंने 3D के अंदर कुछ भाग रखे थे, जैसे कि पार्ट ए रखा गया था विषय वस्तु यानी कंटेंट को, जिसमें इन्होंने बोला था ये कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है।
दूसरा बताया था इन्होंने संक्रिया यानी कि ऑपरेशनल, जिनमें इन्होंने बोला कि कितने प्रकार की होती हैं, 6 प्रकार की होती है। और तीसरा बताया इन्होंने उत्पाद यानी कि परिमाण यानी कि प्रोडक्ट, वो कितने प्रकार की होती हैं, तो ये भी 6 प्रकार की होती है। तो डायरेक्टली यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जेपी गिलफर्ड के द्वारा बुद्धि के कितने आयाम बताए गए थे, तो बुद्धि के इन्होंने 180 आयाम बताए थे। कितने आयाम बताए थे? स्पेयरमैन ने 2 बताए थे, फिर बाद में उन्होंने 3 बता दिए। जैसे कि थ्रस्टन ने 7 बताए थे, बाद में उसने भी 9 बता दिए। एच गार्डनर ने 9 बताए थे। उसी प्रकार से जो आपका ये है जेपी गिलफर्ड महाराज जी, इन्होंने कहा कि बुद्धि के 180 आयाम होते हैं। कितने आयाम होते हैं? 180 आयाम होते हैं। अब कई बच्चे सोचते हैं कि 120 होते हैं या 150 होते हैं। डियर, वो ओल्ड था, पुराना था। अपडेट कर लीजिएगा, जिस बच्चे को ओल्ड याद हो 120 या 150, वो पहले था, लेकिन अब 180 माना जाता है। ओके, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, किसी की भी बुक आप उठाकर देख लो, अब आपके 180 बताए गए हैं। अब 180 में जो होते हैं वो कौन कौन से और कैसे होते हैं वो समझ लीजिए। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि विषय वस्तु यानी कि जो कंटेंट होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। अब 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, देखिए लिख रखा है मैंने। पहला दृष्टि यानी कि विजुअल, श्रवण, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यवहारपरक, ये 5 प्रकार के होते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि विषय वस्तु के अंतर्गत आपकी वो सारी चीजें आएंगी जो कि आप अनुभव करते हो, जो कि आप एनालाइज करते हो, जो कि आप अपनी आंखों देखी घटनाओं को ध्यान रखते हो। ओके, तो 5 प्रकार की चीजें होती हैं, चाहे वो आप किसी को देखकर कर रहे हो, किसी से सुनकर कर रहे हो, किसी का संकेत लेकर कर रहे हो, कहीं पर आपने पढ़ा हो, या फिर आपके व्यवहार में देख सकते हो। ये सारे के सारे क्या है? आपके अनुभव है। इसमें सारी की सारी चीजें आती हैं आपकी। तो कितने प्रकार की हो गई? 5 प्रकार की हो गई। ठीक है। दूसरा आपका ऑपरेशनल यानी कि सांक्रिया। अब सांक्रिया देखो कर सकते हो, मतलब तार्किक रूप से सोच रहे हो, थिंकिंग कर रहे हो माइंडली रूप से। जैसे कि आप किसी भी चीज का आकलन करते हो, मूल्यांकन करते हो, वो इसी के अंतर्गत आएगा। अभिसारी चिंतन, किसी चीज का एक आंसर होता है, बंद अंत वाला होता है, उसको हम अभिसारी कहते हैं। जिसको आपसारी यानी कि एक से ज्यादा उत्तर होते हैं, उसको आपसारी बोलते हो। चाहे आपकी स्मृति यानी कि आप अपने मेमोरी को याद कर रहे हो, धारण कर रहे हो, या फिर उसको अभिलेख कर रहे हो, उसको आप अपने अंदर रिकॉर्ड कर रहे हो, बाद में जरूरत पड़ने पर ध्यान रखोगे, या फिर संज्ञान। तो ये सारी की सारी चीजें कहाँ आती है? आपके माइंडली आती है, आपके दिमागी रूप पर आती है। तो ये सारे के सारे क्या है? आपके दिमाग रूप से, तार्किक रूप से। तो तार्किक रूप से आप जब करते हो तो वो संक्रिया यानी कि ऑपरेशनल के अंतर्गत आते हैं। ये 6 प्रकार की चीजें। ओके, और लास्ट आ जाता है आपका उत्पाद यानी कि परिमाण। ये भी आपके 6 प्रकार के होते हैं। ये किस में होते हैं? तो ये आपके वेटली होते हैं, जिसको आप नापते हो, तोलते हो। फॉर एग्जांपल के रूप में, जैसे कि इकाई के रूप में, वर्ग के रूप में, संबंध के रूप में, पद्धति के रूप में, रूपांतरण के रूप में, या फिर आशय के रूप में। जब भी आप ऐसा करोगे जिसको आप मेजर कर रहे होते हो, वो सारी की सारी चीजें आपके परिमाण यानी कि प्रोडक्ट में आते हैं। देख सकते हो ना, प्रोडक्ट को आप मापते ही हो, तो क्या होंगे आपके? ये 6 प्रकार के होंगे। तो देख सकते हो ये 5 प्रकार के, ये 6 प्रकार के और ये 6 प्रकार के। और जब आप इन तीनों को गुना करते हो, 5 गुना 6 गुना 6, तो कितना आता है? 180। इसलिए जेपी गिलफर्ड महाराज ने क्या कहा था कि बुद्धि के 180 आयाम होते हैं। बुद्धि जो होती है वो 3D प्रकार की होती है, ये भी जेपी गिलफर्ड ने कहा था। और बुद्धि के कितने आयाम होते हैं? तो 180 आयाम होते हैं, ये भी जेपी गिलफर्ड ने कहा था। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका डायरेक्टली यही पूछा गया है कि जेपी गिलफर्ड ने कितने आयाम बताए हैं? तो 180 आयाम बताए हैं। 120 या 150 वाले को भूल जाइएगा प्लीज, नहीं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल अपडेटेड है और न्यू है, इसी को आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से हो सकते थे मैंने वो भी इसलिए लिख दिया आपके। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आपको किस किस बच्चों को समझ में आया और किस किस को समझ में नहीं आया? समझ में आ गया तो बताओ, फिर क्वेश्चन पर चलते हैं हम। आज के लिए बस ये 3 थ्योरी है, बाकी 2 इंपॉर्टेंट थ्योरी, बहुबुद्धि का सिद्धांत और साथ ही साथ में फैक्टर थ्योरी को हम बाद में करेंगे। ठीक है, ग्रुप फैक्टर को। क्या समझ? चलिए, सभी बच्चों को समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चनों के बारे में कि यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन कि बुद्धि है, इंटेलिजेंस क्या है? जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन पढ़िए और बताने की कोशिश करिए। जल्दी से बताइए क्या है बुद्धि। ओके, अंकुर जी कह रहे हैं कि सर आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, दिल खुश हो जाता है, एक ही बार में सारे के सारी चीजें आ जाती है और मन के अंदर कॉन्फिडेंस जग जाता है। अरे वाह मेरे दोस्त, ये हुई ना बात, यही तो जो कमेंट वगैरह होते हैं दिल खुश कर देते हैं। ठीक है,
चलिए जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। बिल्कुल डियर, डेली क्लास रहती है। मेरी जो क्लास होती है, अगर आप मेरी क्लास लेना चाहते हो तो एक होती है डेली क्लास, मंडे सैटरडे संडे जब भी लेना हो, बरसात हो कुछ भी हो, क्लास होगी 12-15 पर। और दूसरी क्लास होती है मेरी शाम को 4 बजे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। तो ये 2 क्लास मेरी हैं। इसके बीच में आपकी एक क्लास हो जाएगी आपकी 2:15 पर। कब हो जाएगी? 2:15 पर, जिसमें सैटरडे एंड संडे साइंस होती है, बाकी दिन इंग्लिश होती है। ओके। एक क्लास हो जाएगी आपकी शाम की 6 बजे जो कि योगेश सर लेते हैं, और एक क्लास होती है रात को 8 बजे जो कि पीके सर लेते हैं। ये क्लास अभी नहीं हो रही है क्योंकि पीके सर की फादर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो हॉस्पिटलाइज है, इसके कारण ये क्लास नहीं हो पा रही है आपकी। बाकी ये सारी क्लासेस होती हैं। ठीक है, चलिए बच्चे कह रहे हैं इसका सी होगा, एक विशिष्ट योग्यता है। यार हिचकी क्यों आ रही है? चलिए बच्चे कह रहे हैं कि बुद्धि जो है एक विशिष्ट योग्यता है। जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल गलत लगाया। क्यों? क्योंकि आपका स्पेयरमैन नहीं कहा था, जर्नल भी होता है विशिष्ट भी होता है, तो बुद्धि आप विशिष्ट कैसे लगा रहे हो ये? ओके, तो ध्यान रखिएगा, जिस जिस बच्चे ने अकेला बोला है वो भी गलत है, जिस बच्चे ने विशिष्ट बोला है ये भी गलत है, और केवल अनुकरण, दूसरों के अनुकरण की योग्यता पर बात कर रहे हो वो भी गलत है। बुद्धि जो है वो अपने आप में क्या है? समुच्चय है, यानी कि कैपेबिलिटी जो उसमें है वो बहुत जारी है। अलग अलग स्थिति में अलग अलग कार्य करने की उसके अंदर पूरी की पूरी क्या है? कैपेबिलिटी है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। मैंने आपको बोला ना, तार्किक ढंग से सोचने का, उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने का और सही तरीके से, वो क्या है? आपका पूरा का पूरा एक समुच्चय है, अपने आप में एक पूरा है, विस्तारित है। जैसे ही माहौल होगा उस तरीके से अपने आप को वो ढाल लेगा। तो डी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये बताइए कि जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रिया जैसे कि पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे कि सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह है। ये तो क्वेश्चन देख सकते हो, एग्जाम्पल में ही बहुत सारी चीजें इसने बता दी। पहली बता दी इसने मेटा कंपोनेंट्स, और दूसरी बता दी इसने क्रिएटिव इंटेलिजेंस। तो ये किसने कहा था? तो आप सभी को पता होगा ये किसने कहा था, जल्दी से बताइए। कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। बिल्कुल डेविड स्टेनबर्ग ने कहा था इसका। ऑप्शन नंबर 4, जिस जिस बच्चों ने कहा बिल्कुल सही आंसर है। त्रितंत्र का जो सिद्धांत दिया था उसके अंतर्गत ये सारी की सारी बातें कही गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 सी कहां से आ गया? स्पेरमैन ने कहा था यार, पराघटक की बात, मेटा कंपोनेंट की बात। अरे यार मैंने लिखवाया तो था, ये देख सकते हो, मेटा कंपोनेंट पूरा का पूरा बड़ी बड़े शब्दों में लिखवाया था, और किसने दिया था? स्टेनबर्ग ने दिया था। तुम भी यार पता नहीं कहां से क्या सोचने लग जाते हो। तो ऑप्शन नंबर डी 4, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है? डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांतों में संबोधित किया गया है। तो डैश के अतिरिक्त यानी कि एक आपका ऐसा है जो कि शामिल नहीं किया गया है, बाकी सारे के सारे एक्सपेक्ट्स जो है वो इंटेलिजेंस के स्टेनबर्ग की थ्योरी के अंतर्गत आते हैं। तो जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा इसका आंसर। तो देखिए, जिस जिस बच्चों ने देखते ही अब तक लगा लिया होगा ए, बी कहां से? ए संदर्भात्मक तो लगाया था उन्होंने, जो व्यवहारिक होता है वही होता है आपका। कैसी बात कर रहे हो यार आप सभी? सामाजिक, सोशल की बात नहीं करी थी उन्होंने। क्या करी थी? सोशल की बात नहीं करी थी। सोशल मैंने कहीं पढ़ा है तीनों में से? नहीं। तो सोशल जिस जिस बच्चों ने लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया। सोशल की बात नहीं करी थी, बाकी तीनों की बात करी गई थी। अलग अलग नाम से जाना जाता है, आप ध्यान रख सकते हो इसको। ठीक है, बेस्ट प्लेटफॉर्म DK एकेडमी, थैंक यू डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। निम्न में से कौन सा स्टेनबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? इनमें से आपका कौन सा स्टेनबर्ग का त्रिस्तरीय सिद्धांत है, एक रूप है? पहले में पूछा गया था क्या रूप नहीं है, इसमें पूछ लिया गया क्या रूप है। तो जल्दी से बताइए कौन सा बच्चा इसका सही आंसर लगाएगा। देखते ही चमक रहा है आंसर, किस बच्चे ने लगा लिया? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, व्यवहारिक बुद्धि। मैंने आपको बोला था ना, व्यवहारिक जरूर देखने को मिलता है। तो व्यवहारिक जो है वो आपका एक स्टेनबर्ग का पार्ट है आपका। ना ही मैंने ये बताया, ना ही आपका मैंने ये बताया, और ना ही मैंने आपका ये बताया, ना ही गणितीय बताया, ना ही प्रायोगिक बताया, और ना ही आपका संसाधन पूर्ण से बुद्धि बताया। तो जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर 3 लगाया था वो सभी के सभी बच्चे बिल्कुल करेक्ट थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। बुद्धि की स्पेरमैन परिभाषा में
कारक जी है, तो मैंने आपको बोला था जी इन द एक्सपेरिमेंट इंटेलिजेंस, तो उसको क्या कहा जाता है, सामान्य, वैश्विक, अनुवांशिक या फिर उत्पादक। तो सीधी सी बात है जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। सिंपल सा क्वेश्चन था, यही आपका पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। अब देखो व्यवहारिक बुद्धि मैंने आपको बताई थी, व्यवहारिक बुद्धि क्या होती है, तो किसी भी कार्य में आप क्या कर रहे होते हो, आप अपने व्यवहारिक रूप से, आप अपनी क्षमता के अनुसार उसमें चीजों को इन्वॉल्व कर रहे होते हो, ध्यान कर रखे होते हो, याद कर रहे होते हो। ओके, तो यहां पर क्या कर रहे हो आपने, ऑप्शन नंबर ए, केवल अपने विषय में ही, ओके, केवल अपने विषय में ही व्यवहारिक रूप से विचार करना या इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना या उसके साथ पुनर्निर्माण करना। तो देखो जो भी आपकी परिस्थिति होगी उसमें, चलिए बच्चे कह रहे हैं डी, जिस जिस बच्चों ने लगाया वो गलत लगाया। क्यों? क्योंकि आपकी जो क्षमता होती है उस क्षमता में आप कभी कभी क्या करते हो, पुनर्निर्माण करते हो। फॉर एग्जाम्पल के रूप में सीटेट की जब आप तैयारी कर रहे थे तो सीटेट की तैयारी करते समय आप कुछ सीख रहे थे अलग तरीके से, मतलब धीमे धीमे। अब जब आपका एग्जाम पास आ गया तो सीखने की कैपेबिलिटी क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। तो आप क्या कर रहे हो, पुनर्निर्माण नहीं करा आपने, तो ये कैसे आपने आंसर लगा दिया। तो ऑप्शन नंबर ए, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया है कि केवल, देखो मैंने आपको वैसे बोल रखा है कि एक टैग वर्ड होता है केवल, लेकिन, किंतु, परंतु, जब भी हो क्वेश्चन पॉजिटिव और टैग वर्ड हो जाता है केवल नेगेटिव, तो ये आंसर जो होता है वो गलत होता है हमेशा। और हमें क्या बोला था, गलत ही चुनना है, नहीं चुनना था। तो केवल वो अपने विषय में नहीं बल्कि औरों विषयों में भी वो अपनी सोच रखता है, तर्क रखता है, क्षमता रखता है। तो केवल अपने ही विषय में नहीं रखता, ये कहना सही नहीं है कि केवल अपने ही में उसकी कैपेबिलिटी होती है, अपने तक ही सीमित होती है। ओके, अगर आप ये बोलते हो तो वो गलत बोल रहे हो। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, जिस जिस बच्चों ने अब उसको चेंज करके ए कर दिया, बहुत अच्छी बात कर दी। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों आज के पूरा का पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल पोर्शन और 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मुझे बताइए कि इन क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। बाकी ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, किसी बच्चे जो कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं मिलता या फिर जो मैं प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ वगैरह देता हूं वो यहीं पर ही मिलेगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। लगभग 22,500 बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं। ये ध्यान रखिएगा मेरे नाम से फेक बहुत बन रहे हैं, तो फेक से दूर रहिएगा। ठीक है, जिसमें 22,000 बच्चे हो उसको ज्वाइन करिएगा। बाकी मैंने नीचे लिंक भी दे रखा है, उस लिंक पर भी आप क्लिक करके जा सकते हो। बाकी ये हमारी लर्निंग ऐप है, किसी भी बच्चे को नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड तो 30% का ऑफ चल रहा है, जाकर आप ले सकते हो अभी। या फिर आप टेस्ट लगाना चाहते हो कि आप कितने पानी में हो वो चेक करना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो टेस्ट भी रखे गए, टेस्ट लगा सकते हो। बाकी ये हमारी इंस्टा की आईडी है, किसी भी प्रकार को किसी बच्चों को एप्लीकेशन से बारे में डाउट हो, पूछना चाहते हो तो यहां पर जाकर वो पूछ सकता हो। ओके ओके सर, 6 आउट ऑफ 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, नाइस क्लास, थैंक यू डियर। मैथी क्लासेस आप ले लो ना, बिल्कुल मंजीत जी, मैं जो है मैथ क्लासेस लूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। मैथ आपकी जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कंप्लीट करवा दी थी अच्छी तरीके से सर ने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2 के आपके सारे के सारे देखी जाए तो 2017 में तो हुआ नहीं था, 18 तक आपका कंप्लीट करवा दिया था, 19 वाला बचा था तो टेंशन मत लो, वो भी हो जाएगा। बाकी पेपर 1 तो सर ने पूरी कंप्लीट करवा दी थी। पेपर 1 के लिए जो है मैं आपका टॉप 20 टाइप के प्रकार के क्वेश्चन लेके आऊंगा, जो कि 2 या 3 क्लासेस में हो जाएगा, मैराथन क्लासेस चले जाएंगी। हर टाइप के आपको 4-4, 5-5 प्रकार के क्वेश्चन करवा दूंगा, ताकि आपको पता चल सके कि एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए उस चीज से रिलेटेड तो आप उसको कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हो। तो आपकी एक टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला दी जाएगी, आप वहां से कंप्लीट हो जाएगी, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल करवा दिया जाएगा, आपकी बातें सुन ली गई डियर। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये आज का आपका पूरा का पूरा लेक्चर था। कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको और अच्छी से अच्छी क्लासेस हम देते रहें। और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी सब्सक्राइब करो यार, कहाँ जा रहे हो, इस महीने के अंदर अंदर हमें 5 लाख पूरे करने हैं। ठीक है, जल्दी से करो यार 5 लाख। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये था आपका पूरा का पूरा टॉपिक। शाम को 4 बजे मिलते हैं अपनी प्रीवियस ईयर टॉप 60 क्वेश्चन में हिंदी पैडागोजी की। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।